गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनमोल वालियान आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी कंसेप्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हम क्या नागरिकता पढ़ रहे थे और नागरिकता को हमने समाप्त कर लिया था। इसके बाद हमारा भाग 3 संविधान का आज शुरू होगा, जिसमें हम मूल अधिकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल राइट्स, यानी ये मूल अधिकार हम पढ़ने वाले हैं। अगर बात करते हैं जब लोगों को नागरिकता मिल गई, तो नागरिकता मिलने के बाद लोग क्या थे, उस देश के नागरिक हो गए, रहने लगे। उनको क्या था, उनको कुछ अपने से अधिकार चाहिए थे जिनका वो पालन कर सके, यानी कि जिससे वो आजादी ले सके, आजादी के रूप में रह सके। क्योंकि मूल अधिकारों का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि लोगों को ठीक से आजादी मिल सके। किसके विरुद्ध? यानी कि राज्य में बनाए गए नियम, कुछ नियम ऐसे बना दिए गए जिनके बारे में लोगों को नहीं पता था, तो वो क्या सोचते कि जो उन्होंने बता दिया वही सही है। पर वो नियमित नहीं होते थे, मतलब लागू नहीं होते थे, फिर भी लोगों को जबरदस्ती उनको फॉलो करना पड़ता था। जब लोगों को अपने मूल अधिकार के बारे में पता चलेगा कि हाँ ये हमारी राइट है, यानी कि सूचना का अधिकार, मान लीजिए बोलने का अधिकार, कहीं पे भाषण देने का अधिकार, जब लोगों को इनका पता चलना शुरू हुआ तो लोगों ने अपने मूल अधिकारों का प्रयोग करना शुरू किया। ठीक, अगर बात करते हैं भाग 3 की, संविधान के अगर भाग 3 की हम बात करते हैं तो संविधान का भाग 3 आपका है मूल अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। और जो कहां से लिया गया है, जो मूल अधिकार हमारे लिए गए हैं वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि यूएस से, अमेरिका से हमारे क्या लिए गए हैं, मूल अधिकार लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है यहां से कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो मूल अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। दूसरी चीज यहां पे बनती है कि मूल अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक, यानी आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आपके क्या दिए हुए हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, आपके मूल अधिकार दिए हुए हैं। अगर बात करते हैं कि मूल अधिकार को मूल अधिकारी क्यों कहा गया, इन अधिकारों को मूल अधिकारी क्यों कहा गया। अब इनको मूल अधिकार इसलिए कहा गया क्योंकि जो मूल अधिकार, ये जो हमें अधिकार दिए गए, इन अधिकार में क्या है, इन अधिकार को संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त है। यानी कि ये जो अधिकार है इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इस चीज की कौन लेता है, गारंटी लेता है। हमारे संविधान में गारंटी द्वारा गारंटी दी गई है संविधान में हमारे, ठीक है, कि इनको लेके तुम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो। दूसरी चीज, इनको सुरक्षा प्राप्त है। जो ये अधिकार हमको दिए गए हैं इनको सुरक्षा प्राप्त है, यानी कि इनके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें मूल कहा गया, मूल अधिकार कहा गया। ठीक, दूसरी चीज इसमें आ जाती है कि इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्या इनकी नीड थी, क्या इनकी जरूरत पड़ी। तो देश में व्यवस्था बनाए रखने, कोई देश है, ये मान लीजिए ये भारत मान लिया हमने। ठीक, अब किसी भी देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ी, मूल अधिकारों की जरूरत पड़ी। और साथ साथ क्या, राज्य में जो कठोर नियम थे, राज्य में जो कठोर नियम बनाए गए थे, उनके खिलाफ नागरिकों को आजादी की सुरक्षा करते हैं। नागरिकों की जो आजादी होती है उनकी सुरक्षा करते हैं कौन, हमारे मूल अधिकार। इसलिए मूल अधिकारों की हमको जरूरत पड़ी। अगर बात करते हैं कि मूल अधिकार है क्या है फंडामेंटल राइट्स, क्या डेफिनेशन है फंडामेंटल राइट्स की, तो मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान में उल्लेखित है। मूल अधिकार वे अधिकार है जो संविधान में उल्लेखित है और जो व्यक्ति के सामाजिक, बड़ ध्यान रखना, व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं नैतिक विकास हेतु जरूरी है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, नैतिक विकास, राजनीतिक विकास के लिए जो अधिकार जरूरी है वही है आपके मूल अधिकार, उन्हीं को हमने कहा मूल अधिकार। ठीक, आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। एक आपका इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो भाग 3 मूल अधिकार है इसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी कि संविधान का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो उसमें आपको या तो भाग 3 भी दे सकता है, मूल अधिकार भी दे सकता है डायरेक्ट। ठीक, यानी कि संविधान का मैग्ना कार्टा या संविधान का घोषणा पत्र किसको कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या भारतीय संविधान का घोषणा पत्र आपका कहलाता है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, यानी कि भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमारे मूल अधिकार है, मैंने आपको अभी बताया, इनको संरक्षण प्राप्त है। इनको क्या प्राप्त है, इनको संरक्षण प्राप्त है। कहां से, फंडामेंटल राइट्स को न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। जो हमारे मूल अधिकार हैं इनको संरक्षण प्राप्त है कहां से, न्यायालय से क्या प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है। यानी कि जब हमारे जो ये मूल अधिकार दिए गए हैं इनका अगर कभी उल्लंघन हो,
इनका उल्लंघन होने पर हम क्या कर सकते हैं, इनका उल्लंघन होने पर हम उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। दोनों में इनके लिए हम जा सकते हैं। इनको क्या प्राप्त है, इनको संरक्षण प्राप्त है। अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचार जो दिए हुए हैं तो उसके तहत हम कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किसके तहत, आर्टिकल नंबर 32। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि उच्चतम न्यायालयों के नहीं, क्वेश्चन आपसे बनेगा कि मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो वो आपका है आर्टिकल नंबर 32, जिसे आपका बी आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा। किसको कहा है, भाग 3 के आर्टिकल नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था। और जो आपका प्रस्तावना में आपने पढ़ा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने बताया, तो प्रस्तावना को जो संविधान की आत्मा बताया था वो बताया था एम हिमायतुल्लाह ने। किसने, एम हिमायतुल्लाह ने संविधान की आत्मा बताया था। ठीक, अब आर्टिकल 32 के तहत तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, पर हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं, तो आप आर्टिकल नंबर 226 यानी कि अनुच्छेद 226 के द्वारा अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 226 द्वारा हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, वे हैं कितने, तो अगर हम मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वे हमारे 7 हुआ करते थे, 7 हुआ करते थे। पर वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में आपके जो मूल अधिकार हैं वे आपके 6 मूल अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 31 जो आपका क्या हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। क्या हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। इसको हटाकर कहां डाल दिया, भाग 12 के आर्टिकल नंबर 300 क्या में डाल दिया गया। और जब ये आर्टिकल हट गया तो आपके कितने आर्टिकल बचे, तो आपके केवल आर्टिकल बचे थे कितने, आपके आर्टिकल बचे इसमें 6। ठीक, 6 आपके 6 आर्टिकल बचे। और इसको किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा ये जो हमारा आर्टिकल नंबर 31 हुआ करता था और 19 का एक पार्ट था 6, कौन सा, 19 का 6 पार्ट और आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, इन दोनों को हटाकर कहां डाल दें, इन दोनों को हटाकर संविधान के भाग 12 के आर्टिकल नंबर 300 ए में डाल दिया गया। और ये कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित हैं, यानी कि कानूनी राइट्स, कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित है। किसमें, अनुच्छेद 300 कै में कानूनी रूप से वर्णित है। ठीक, तो ये आपके हो जाते हैं मूल अधिकारों का एक बेस। अब हमने बेस बना लिया, इसके बाद हम मूल अधिकारों की विशेषता क्या है वो पढ़ेंगे, फिर कौन कौन से हमारे मूल अधिकार है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एक एक आर्टिकल किस किस में कौन सा मूल अधिकार दिया हुआ है, कौन कौन से हमारे अधिकार है, उसको बहुत अच्छे से डिटेल में हम करने वाले हैं। मेरे साथियों, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, इतना मैं आपसे वादा करता हूं, अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा। इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। हम 1 घंटे की पॉलिटी की क्लास अगर लें तो 1 घंटे की पॉलिटी की क्लास में क्या करते हैं लोग वही पढ़ी पढ़ाई परिभाषाएं उतार देते हैं पूरी, और बोलते हैं कि समझ लिया, कि आप समझ लीजिए इसको, इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर संविधान के 395 आर्टिकल आप समझ लेते तो आप पॉलिटी का क्वेश्चन गलत करते ही क्यों। अगर 395 आर्टिकल को समझा जा सकता, केवल पढ़ के समझा जा सकता, तो इनको तो याद करने की कोई फिर जरूरत ही नहीं थी। एक बार पॉलिटी पढ़ ली, समझ ली, क्या आप आर्टिकल ध्यान रख सकते हो 395 तक, कभी याद नहीं रहेंगे। एक एक को लिख के देखो, 2-2, 3-3 बार लिख के देखोगे तो भी 395 के 395 मैं गारंटी देता हूं कभी भी आपको याद नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें ना कि फालतू करके कि हाँ इतनी डेफिनेशन है, इसको इतने, जो हमारा क्वेश्चन मतलब आता है, जो क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन पूछता है उसको डायरेक्ट करो ना, इधर उधर की बातों से हमें क्या लेना। जो क्वेश्चन हमारा एग्जाम, हमको एग्जाम तोड़ना है, हमको पीएचडी थोड़ी करनी है पॉलिटी में,
हमको केवल एग्जाम तोड़ना है। अब संविधान, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो मूल अधिकारों यानी कि मूल अधिकार को हमारा संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, आप तो फिर क्यों जा रहे हो इधर उधर, क्यों जा रहे हो इधर उधर, ठीक है। तो हम मेन जो होगा वो पढ़ेंगे, ना कि इधर उधर की डेफिनेशन कि हाँ पॉलिटी क्लास को खींच के ले जाओ, आधे घंटे या 1 घंटे की बना दो। हम 15 से 20 मिनट में कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपना कवर करते हुए चलेंगे। आगे चलते हैं कि संविधान के मूल अधिकार जो होते हैं इनकी विशेषताएं क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं तो मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। कुछ क्या है कि स्पेशलिटी है, कुछ विशेषताएं हैं। वे विशेषताएं क्या है हम बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आप किसी भी पेपर में उठा के देख लेना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने 6 पॉइंट लिखे हैं और 6 के 6 पॉइंट आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। इसमें से कोई सा भी आपको एग्जाम में मिल सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक। पहली बात क्या है, जो हमारे मूल अधिकार हैं इसमें कुछ मूल अधिकार तो हमारे पॉजिटिव हैं यानी कि सकारात्मक हैं, और कुछ मूल अधिकार क्या है, नकारात्मक है यानी कि नेगेटिव प्रवृत्ति के हैं। अगर बात करते हैं, ठीक, बात करते हैं दूसरे की, ठीक, तो इसमें कुछ मूल अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक। क्या है, केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, यानी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और कुछ जो इसमें मूल अधिकार हैं वे आपके भारतीय नागरिक या फिर किसी विदेशी या फिर किसी कानूनी व्यक्ति, इन तीनों को प्राप्त है, ठीक। जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं वे आपके दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 15 में, आर्टिकल नंबर 16 में, आर्टिकल नंबर 29 में, आर्टिकल नंबर 30 में। 15, 16, 19, 29, 30 में जो आपके मूल अधिकार दिए गए हैं वे केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, वे किसी विदेशी नागरिक या किसी कानूनी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, ठीक। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, तो आपका उसमें क्वेश्चन के फॉर्म में दे देगा 19, 25, 26, 19, 29, 30, इस टाइप से आपको ऑप्शन दे देगा। तो जिस ऑप्शन में आपको 15, 16, 19, 29, 30 दिखे वो आपका सही होगा। इन आर्टिकल्स में जो आपके मूल अधिकार दिए गए हैं वे केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। दूसरी बात, ये जो मूल अधिकार है ये असीमित नहीं है, परंतु वाद योग्य है। यानी कि ये जो मूल अधिकार है ये असीमित नहीं है पर ये वाद योग्य है। इनके उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट या डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक। जो पीड़ित व्यक्ति होगा जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ होगा वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकता है। ये वाद योग्य है, ठीक, परंतु ये असीमित नहीं है, ठीक। और ये क्या है, ये राज्य पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक, राज्य पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। तीसरी चीज आ जाती है, कुछ मूल अधिकार नकारात्मक है, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने वाले, जो राज्य के प्राधिकार को सीमित कर देते हैं वे कैसे हैं, हमारे कुछ नकारात्मक मूल अधिकार हैं। और कुछ हमारे पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक मूल अधिकार हैं जो व्यक्तियों की विशेष सुविधा का प्रावधान करते हैं। व्यक्तियों की सुविधा के लिए एक विशेष प्रावधान करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं कि सकारात्मक, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें हमारा हित छुपा हुआ है, इसलिए हम उन्हें बोल देते हैं कि कुछ सकारात्मक है और कुछ नकारात्मक है। नकारात्मक वो जिसमें हमारा भला ना हो रहा हो, राज्य के प्राधिकारों को सीमित करने वाले जो वे नकारात्मक हो गए, और जिसमें हमारा हित छुपा हुआ है, जो हमारे लिए कुछ विशेष प्रावधान करते हैं, वो क्या हो गए, सकारात्मक हो गए, पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स हो गए। इसके बाद चौथा आपका जाता है कि मूल अधिकार स्थायी नहीं है, संसद इनमें कमी कर सकती है। यानी कि मूल अधिकार जो आपके हैं वो कांस्टेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। संसद चाहे तो किसी संविधान संशोधन द्वारा इनमें से किसी को हटा सकती है, किसी को दूसरे भाग में डाल सकती है, या फिर क्या इसमें कोई और जोड़ भी सकती है। तो ये स्थायी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है संविधान संशोधन करके। इसके बाद पांचवा आपका आ जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन 2 मूल अधिकारों को छोड़कर बाकी सब मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। तो जो आपके आर्टिकल नंबर 20 यानी कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21,
अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में जो आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, इन्हें छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में बाकी सारे मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। ठीक, बाकी सारे मूल अधिकार क्या होते हैं? निलंबित कर दिए जाते हैं। आर्टिकल 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जाता। बाकी जितने भी आपके मूल अधिकार है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उन सबको निलंबित किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद आपका छठा नंबर का आ जाता है कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, इन 5 आर्टिकल्स में जो आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, जो इसमें मूल अधिकार वर्णित हैं, वे केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। इसको प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, जो हमारे भारत के संविधान में मूल अधिकार वर्णित किए गए हैं, मूल अधिकार अच्छे से वर्णित किए गए हैं, जिस वे में जितने ज्यादा फैला के वर्णित किए गए हैं, ऐसे किसी संविधान में, हालांकि अमेरिका तक के संविधान में इस तरीके से वर्णित नहीं किए गए हैं। यानी कि इतना ज्यादा कंटेंट उसमें डाल के किसी देश के संविधान में मूल अधिकारों को वर्णित नहीं किया गया है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके संविधान में मूल अधिकारों को एक बेहतरीन कंटेंट डालकर वर्णित किया गया है। हमने यूएसए से मूल अधिकार उठाए, पर यूएसए के संविधान में भी मूल अधिकार इतने कंटेंट डाल के वर्णित नहीं है जितने की भारत में है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये हमने पढ़ ली क्या कि मूल अधिकारों की क्या विशेषताएं थी। अब आपका एक राज्य शब्द का प्रयोग होगा जब हम मूल अधिकारों को पढ़ेंगे, यानी कि आर्टिकल जब शुरू करेंगे तो इसमें एक राज्य शब्द का बार बार प्रयोग होगा। अब उस राज्य शब्द से क्या तात्पर्य है हम वो जान लेते हैं पहले, क्योंकि बार बार राज्य आएगा, हमको यही नहीं पता होगा कि किस राज्य की बात हो रही है। ठीक, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं कि राज्य की परिभाषा क्या होगी, राज्य की डेफिनेशन क्या होगी। जब हम मूल अधिकारों को पढ़ रहे होंगे तो उस समय राज्य की डेफिनेशन क्या होने वाली है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मूल अधिकारों से संबंधित जो विभिन्न उपबंध किए गए, ठीक, क्या किए गए, जो मूल अधिकारों से संबंधित यानी कि फंडामेंटल राइट से संबंधित जो विभिन्न उपबंध किए गए, उनमें क्या हुआ, उनमें बार बार राज्य शब्द का प्रयोग हुआ मेरे दोस्तों। काहे का हुआ? राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। अब राज्य शब्द का जब इसमें प्रयोग किया गया तो सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि जो उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये राज्य शब्द में कौन कौन शामिल है। यानी कि जब फंडामेंटल राइट से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग हो रहा था तो राज्य शब्द में शामिल क्या क्या था, राज्य की परिभाषा क्या थी, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि किसकी बात चल रही है। ठीक, तो अब हम इसकी बात करते हैं कि राज्य की परिभाषा में राज्य क्या है, राज्य में क्या शामिल है। तो पहले नंबर पर आपका आ जाता है कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। ठीक, कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार किसमें शामिल है, राज्य में शामिल है। प्लस भारत की संसद को भी राज्य में ही माना जाएगा। किसको? भारत की संसद को भी राज्य के अंतर्गत ही माना जाएगा। ठीक, दूसरी चीज हमारी इसमें आ जाती है राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। यानी कि राज्य सरकार के जो विधायी अंग हैं, जो राज्य सरकार के आपके विधायी अंग हैं, उनको जो प्रभावित करेगी वो सरकार, यानी उस राज्य की जो सरकार होगी वही तो उनको प्रभावित करेगी, यानी कि उस राज्य की सरकार प्लस उस राज्य का विधानमंडल, उस राज्य का जो विधानमंडल होगा वो भी आपका राज्य की परिभाषा में शामिल होगा। इसके बाद तीसरा आपका आ जाता है सभी स्थानीय निकाय। जो आपके सभी स्थानीय निकाय होंगे वे भी आपकी राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे। स्थानीय निकाय कौन कौन से होंगे मेरे साथियों? नगर पालिकाएं, पंचायतें, ठीक, नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड सुधार न्यास, ठीक, एक्सेट्रा आदि ये हमारे किस में आ जाते हैं? स्थायी निकाय में, स्थानीय निकाय में आ जाते हैं। और स्थानीय निकाय हमारे किस में शामिल होंगे? राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे। इसके बाद हमारा 4 नंबर पे आ जाता है अन्य सभी निकाय। अन्य सभी निकाय कौन से होंगे मेरे दोस्तों? तो वैधानिक भी हो सकते हैं और गैर वैधानिक भी हो सकते हैं। यानी कि वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकरण दोनों में से अगर कोई भी होते हैं तो वे भी आपके राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे। जैसे आपके क्या हो गए? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ONGC, सेल,
ठीक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक, ये आपके क्या हो गए, ये आपके अन्य सभी निकाय हो गए जो राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे। इसके बाद आ जाता है आपका राज्यों में शामिल इकाइयों के कार्य को, इसमें साफ साफ एक नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा कि राज्य में शामिल जितनी भी इकाई होंगी, ठीक, उनके कार्य को अदालत में चुनौती, उनके कार्यों को अदालत में चुनौती कब दी जा सकती है, तो उनके कार्यों को अदालत में चुनौती तब दी जा सकती है जब उनके किसी कार्य करने से हमारे मूल अधिकारों का क्या हो रहा हो, उल्लंघन हो रहा हो, या हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। तो हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके उनको क्या कर सकते हैं, उनको चुनौती दे सकते हैं कि नहीं, ये काम करने से हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। ठीक है, तो राज्य में शामिल जितनी भी इकाई होंगी जो आपके शामिल है, ये हो गए नगर पालिकाएं, स्थानीय निकाय, अन्य सभी निकाय, इनके कार्यों से अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम क्या न्यायालय में उसको चुनौती दे सकते हैं, अदालत में उसको चुनौती दे सकते हैं। ठीक, मान लीजिए जैसे सूचना का अधिकार हमारा एक अधिकार है, सूचना का अधिकार अगर हम मानते हैं तो LIC से, अगर हम LIC में हमारा कोई क्या चल रहा है, इंश्योरेंस चल रहा है। अब LIC से हमने क्या, LIC से हमने अपने इंश्योरेंस के बारे में सूचना मांगी। अब LIC ने क्या किया, LIC ने हमें सूचना देने से साफ मना कर दिया, तो हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। जो हमारा सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसका क्या हुआ, हनन हुआ। तो इसके लिए हम अदालत में जाके चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद आप एक नोट डाल के और लिख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यानी कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार, कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था में काम कर रही हो, किसमें, बतौर राज्य की संस्था में काम कर रही हो, वह आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा या राज्य के अर्थ में शामिल नहीं है। किसमें नहीं है, राज्य के अर्थ में शामिल नहीं है। कौन, कोई भी निजी इकाई, एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था में काम कर रही है, वो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा या जो राज्य का अर्थ है, जो उपबंधों के लिए किया गया है मूल अधिकारों में, जो राज्य शब्द का बार बार प्रयोग होगा, उस राज्य की परिभाषा में यह शामिल नहीं होगा। किसके तहत, आर्टिकल 12 के तहत। ठीक है, तो इतना मेरे दोस्तों हमने पढ़ लिया, इतना हमने आज पढ़ लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो संविधान में वर्णित मूल अधिकार है, क्या है, संविधान में हमारे वर्णित मूल अधिकार है, जो हमारे 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, यानी कि वर्तमान संविधान में जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं, उनको हम कल से शुरू करेंगे मेरे दोस्तों, कल से शुरू करेंगे। ठीक, कल से शुरू करने के बाद जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो फिर हम एक एक आर्टिकल को लेके चलेंगे, यानी कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक पूरा डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। आपका किसी भी आर्टिकल से एक भी क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं आपसे वादा कर सकता हूं। ठीक, आपको क्या है, आपको केवल विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपको मेरे पे विश्वास है, आपको लगता हो कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल 11 बजे पॉलिटी की क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।